अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम अरश सुबाई की गज़ल नंबर 1 जो है वही पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा वो ज़ख्म दिल था, कौन सा वो ज़ख्म दिल था जो तरोताज़ा न था। ज़िंदगी में इतने गम थे जिनका अंदाज़ा न था। हम निकल सकते भी तो क्यों कर हिसारे ज़ात से, हम निकल सकते भी तो क्यों कर हसारे ज़ात से। सिर्फ दीवारें ही दीवारें थी, दरवाज़ा न था। उसकी आंखों से नुमायां थी मोहब्बत की चमक, उसकी आंखों से नुमायां थी मोहब्बत की चमक। उसके चेहरे पर नई तहजीब का गाजा न था। अर्श अर्श उनकी झील सी आंखों का इसमें क्या कसूर, अर्श उनकी झील सी आंखों का इसमें क्या कसूर। डूबने वालों को गहराई का अंदाजा न था। तो यह है पहली गज़ल जो अर्श सुहबाई ने लिखी है। तो आज हम इसी की जो है पहली गज़ल की तशरीह करने जा रहे हैं। तो जो पहला शेर है उसकी तशरीह यूँ है। कौन सा वो ज़ख्म था जो तर व ताज़ा न था, कौन सा वो ज़ख्म दिल था जो तर व ताज़ा न था। ज़िंदगी में इतने गम थे जिनका अंदाज़ा न था। इस शेर में जो है अर्श कहते हैं कि मैंने ज़िंदगी भर इतने गम सहे जिनका कोई शुमार नहीं है। यानी मुझे बेअंदाज़ा मसाइब और परेशानियों का सामना करना पड़ा जिसका मुझे वहम व गुमान ही नहीं था। अभी पिछला ज़ख्म भरा ही नहीं जाता कि नया ज़ख्म सहना पड़ता है। हर एक ज़ख्म अभी भी ताज़ा है। तो अपने गमों और परेशानियों के बारे में जो शायर है यहाँ पे अर्श सुबाई वो ज़िक्र करते हैं कि वो जो मेरे ज़ख्म थे अभी एक ज़ख्म जो है बरा नहीं था कि दूसरा जो ज़ख्म है वो दूसरा जो मुसीबत है या दूसरी जो परेशानी है वो परेशानी उमड़ पड़ती है। तो हम निकल सकते भी तो क्यों कर हिसारे ज़ात से, सिर्फ दीवारें ही दीवारें थी, दरवाज़ा न था। तो अर्श सोहबाई जो है इस शेर में फरमाते हैं, दूसरे शेर में ये फरमाते हैं कि हमेशा अपने वजूद में, कि मैं हमेशा अपने वजूद में गुम रहा, मैं हमेशा अपने वजूद में गुम रहा, क्योंकि मेरे चारों तरफ का माहौल नापाक और नापसंदीदा था। इर्द गिर्द होने वाले नापसंदीदा वाक़ात से कभी भी मुतासिर न हुआ, बल्कि अपनी तहजीब की पाकीज़ा कदरों पर कारबंद रहा। कौन कहते हैं? आरिफ सोबाई कि हम निकल सकते भी तो क्यों कर हिसारे ज़ात से, सिर्फ दीवारें सिर्फ दीवारें ही दीवारें थी, दरवाज़ा न था। तो यहाँ पे जो है आरिफ सोबाई जो है ये फरमाते हैं कि अपनी ज़ात की चार दीवार से बाहर नहीं आ सके, या इस तरह हम भी इसकी जो है तशरीह कर सकते हैं कि जो आरिफ सोबाई हैं वो फरमाते हैं कि हम अपनी ज़ात की चार दीवारी से बाहर नहीं आ सके, और फिर खुद ही इसकी वजह भी बताते हैं कि हम अपनी ज़ात की ऐसी चार दीवारी में कैद थे कि जिसमें से बाहर निकलने की कोई गुंजाइश नहीं थी। बाहर जाने के लिए कोई दरवाज़ा नहीं था। अपने आसपास के माहौल की नापसंदगी की वजह से हम अपने ही आप में खोए रहे ताकि वो नापसंदीदा माहौल हमें मुतासिर न कर सके। तो अपने ही आप पे भरोसा करना चाहिए ज़्यादा। तो माहौल को जो है एक इंसान फिर आराम से जब अपने आप पे भरोसा हो तो फिर जो माहौल है, माहौल को एक इंसान फिर आराम से चेंज कर सकता है, तब्दील कर सकता है। हाँ, उसकी आंखों से नुमायां थी मोहब्बत की चमक, उसकी आंखों से नुमायां थी मोहब्बत की चमक। उसके चेहरे पर नई तहजीब का गाजा न था। तो आरिफ सोहबाई जो है इस शेर में फरमाते हैं कि मेरा जो महबूब है, कि मेरे महबूब की आंखों में पाकीज़ा मोहब्बत की चमक और ताबानी थी। यानी मेरा जो महबूब है वो मुझसे पाक मोहब्बत करता था, और यानी उसमें उसकी आंखों की जो पाकीज़गी है उसमें मोहब्बत की चमक जो है वो दूर से दिखाई देती थी। इस पर मगरिबी तहजीब का कोई असर न था, इस पर मगरिबी तहजीब का कोई असर न था। यानी मेरा महबूब इतना सादा था कि उसकी जो आंखें थी वो झील सी थी, उसमें उसकी आंखों की चमक दूर से दिखाई देती थी। यानी मेरे महबूब पे किसी मगरिबी तहजीब का या किसी दूसरी तहजीब का असर बिल्कुल भी नहीं था। तो
یا ہم کہتے ہیں کہ اس شعر کو ہم ایسے بھی تشریح کر سکتے ہیں کہ اس شعر میں جو ہے شاعر اپنے اس محبوب کی بات کرتا ہے جو اپنی تہذیب اور اخلاقی اقدار کے ساتھ اب ناپائید ہو چکا ہے۔ انسان کا دل سچی محبت اور ہمدردی سے لبریز تھا، جس کی چمک اس کی آنکھوں سے صاف واضح ہوتی تھی۔ وہ تکلفات سے آری سچی محبت کرنے والا انسان تھا، اور اس کے چہرے پر نئی تہذیب کا غازہ نہیں تھا۔ لیکن اب نئی تہذیب کا انسان چہرے پر کئی چہرے چڑھائے ہوئے ہے۔ وہ اب با اخلاق، پرخلوص اور بامروت انسان نہیں رہا ہے، جبکہ میرا جو محبوب تھا وہ با اخلاق تھا، اور وہ جو تھا اس کا دل بالکل صاف تھا، اور وہ سیدھا سادہ تھا۔ تو آخری شعر میں جو مقطع ہے اس میں کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں عرش ان کی جھیل سی آنکھوں کا اس میں کیا قصور، عرش ان کی جھیل سی آنکھوں کا اس میں کیا قصور، ڈوبنے والوں کو گہرائی کا اندازہ نہ تھا۔ تو آخری اس شعر میں یعنی مقطع میں عرش جو ہے تشبیہ دیتے ہیں اپنے محبوب کی جو آنکھیں ہیں، ایک جھیل سے تشبیہ ان کو دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس شعر میں اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے عرش، میرا محبوب اتنا پرکشش ہے کہ جو کوئی بھی اس کی آنکھوں کی طرف دیکھتا ہے تو وہ ان آنکھوں میں ڈوب جاتا ہے۔ لہٰذا میرے معشوق کی جھیل سی گہری آنکھوں میں اگر کوئی ڈوب جاتا ہے تو اس میں میرے محبوب کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ ڈوبنے والے کی اپنی غلطی ہے کہ اسے ان کی گہرائی کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ یعنی میرا محبوب اتنا خوبصورت ہے، اور اتنا وہ جو ہے جس کو ہم کہیں گے کہ میرا محبوب جو ہے وہ اتنا پرکشش ہے اور اتنا خوبصورت ہے کہ دیکھنے والا جو ہے اس کی آنکھوں میں ڈوب جاتا ہے۔ جھیل سی آنکھیں ہیں میرے محبوب کی، اور ان آنکھوں میں جو دیکھنے والا ہے وہ ڈوب سا جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ یعنی ان کی گہرائی کا جو اندازہ ہے، ایک جھیل کی گہرائی کا اندازہ جو لگا سکتا ہے کہ انسان، تو وہ ایسے ہی میرا جو نہیں لگا سکتا ہے۔ تو ایسے ہی جو میرا محبوب ہے، جب انسان اس کی آنکھوں کی طرف دیکھتا ہے تو انسان ڈوب جاتا ہے۔ اتنا پرکشش ہے میرا محبوب کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ تو آج غزل نمبر 1 ہی جو ہے اسی کی تشریح کریں گے۔ اللہ نے چاہا تو کل جو ہے غزل نمبر 2 کی بھی تشریح ہم کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔